नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 ईयर कोर्स एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के पेपर के बारे में, जो कि है 3 ईयर्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का आपका अगला पेपर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो दूसरा हिस्सा है, आप इसका एक हिस्सा पहले पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लें इसके सिलेबस की, तो जो 4 यूनिट का आपका सिलेबस है, पहली यूनिट आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की है, जिसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी उसका विकास कैसे हुआ और उसके काइंड्स को लेकर के, उसकी अप्रोचेज को लेकर के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लीगल पर्सनालिटी को लेकर के, और किस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के अंदर कैपेसिटी टू इंटर होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास में। उसी के बाद रेलिवेंसी ऑफ परपिचुअल फेज पीस मॉडल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस है, यूएन चार्टर है। मींस जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये सोचा गया विश्व के संभ्रांत कहे जाने वाले देशों के द्वारा कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद अब दोबारा से वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए सबको संगठित रह के रहना होगा, सबको एकजुट होकर के रहना होगा और सबको एक दूसरे के ऊपर बिना हमला किए रहना होगा। इस प्रकार से तमाम जो विचारधारा के लोग थे उस समय, उन्होंने एक कोवेनेंट पर साइन किया और एक लीग ऑफ नेशन जैसे संस्थान की एक ऑर्गेनाइजेशन की रचना की, गठन किया। और प्रयास यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने पाए, लेकिन लीग ऑफ नेशन विफल हुआ। तो सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो लीग ऑफ नेशन की विफलता को लेकर के भी पूछा जाता है कि क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसी समस्याएं थी जो लीग ऑफ नेशन विफल हो गया। अच्छा, लीग ऑफ नेशन विफल हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वैसी सिचुएशन बनी कि फिर से ऐसा सोचा गया कि कुछ दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं ना हो जाएं, इसलिए जो इस बार बनाया गया संगठन बनाया गया उसका नाम यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है कोवेनेंट जो लीग ऑफ नेशंस का है और यूएन चार्टर के बीच का जो कोवेनेंट का जो संबंध कह लीजिए, या कह लीजिए कि कॉम्परेटिव स्टडी होती है, वो आपको पढ़नी होती है। दूसरी यूनिट पूरी की पूरी यूएन चार्टर पर बेस्ड है, जिसमें आपको यूएन चार्टर के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, यूएन चार्टर के प्रीएम्बल को लेकर के, आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं हम भारत के लोग करके, तो उससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, वो पता चल जाती है। तो वैसे ही आपको इसके यूनाइटेड नेशन के विषय में पढ़ने के लिए यूएन चार्टर पर थोड़ा जोर देना होता है, प्रीएम्बल पढ़नी होती है, यूएन चार्टर का पर्पस पढ़ना होता है, प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद जो जहाँ से आपके लिए सवाल बनता है कि यूनाइटेड नेशन जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेंबरशिप को लेकर के, कैसे इसकी मेंबरशिप होती है, कैसे एडमिशन इसमें होता है, कैसे सस्पेंशन होता है, क्या क्या ऐसे कारक हैं, क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर एक्सपल्सन हो सकता है, यूएन चार्टर से विड्रॉल आप कब कर सकते हैं, और जनरल असेंबली के पास क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, ये सारे अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो इसके फंक्शन और पावर आपके सिलेबस में है। उसके बाद आर्टिकल 108 और 109 है यूएन चार्टर का, अमेंडमेंट ऑफ यूएन चार्टर को लेकर के। तीसरी यूनिट डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के है, जिसमें आपको पैसिफिक मेथड जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट का वो पढ़ना होता है। उसमें आपको नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन इत्यादि पढ़ना होता है। गुड ऑफिसर चैप्टर 6 ऑफ यूएन चार्टर के अंतर्गत आपको जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय इंटरनेशनल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स पढ़ना होता है। मींस आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट का पैसिफिक तरीका और डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो जुडिशियल सेटलमेंट का तरीका है, दोनों पढ़ना होता है। डिफरेंस, अच्छा, फिर एक नई चीज यहाँ पर आपके लिए शायद होगी, हो सकता है आप जानते भी रहे हो पहले से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोग सब बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के काम करने के तरीके में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन में, उसके फंक्शंस में, उसकी पावर्स में, उसकी ड्यूटीज में, उसके जुरिस्डिक्शन में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इन्हीं सारे मानकों पर, इन्हीं सारे पैमानों पर क्या अंतर है, वो पढ़ करके आपको कायदे से जाना है। चैप्टर 6 में हम लोग देख रहे थे डिस्प्यूट सेटलमेंट। चैप्टर 7 में है कि कौन से सैंक्शंस जो है यूएन चार्टर के अंतर्गत जो इम्पोज किए जा सकते हैं, और यूएन चार्टर के अंतर्गत कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी टॉपिक आपके इसी सिलेबस में तीसरी यूनिट में है। चौथी यूनिट की शुरुआत होती है लॉ ऑफ वॉर से। जब मैं लॉ ऑफ वॉर की बात कह रहा हूँ तो हम और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, हम लोग भी एक तरीके से देखा जाए तो वॉर की स्थिति में ही है। तो हमारी ओर से आप देख रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे मीडिया के माध्यम से और अन्य अपने जानकारी के स्रोतों के माध्यम से कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं। और आपने वो देखा होगा महाभारत से, आप अगर याद करिए तो शंख बजा करके एक समय पर उसका युद्ध का आह्वान करना, और शंख बजा करके ही सूर्यास्त होने के बाद युद्ध ना करना,
और महिलाओं पर, निःशक्तों पर, और जो युद्ध में नहीं है, मतलब सिविलियन जिसको बोला जाए, उनके ऊपर हमला ना करना। तो इस प्रकार से ये सब जो युद्ध के नियम है बहुत आदिकाल से हमारे यहाँ बहुत शुरुआत से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही लॉ ऑफ वॉर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के द्वारा या जिनेवा कन्वेंशन 1949 के आने के बाद ही हम लोगों को लॉ ऑफ वॉर पता चला। हम लोगों के पास जो वॉर के समय के कानून हैं, नियम हैं और प्रथाएं हैं, बहुत पहले से चली आई थी। तो यहाँ पर आपको वैसे ही पढ़ना होता है कि लॉ ऑफ वॉर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का क्या मतलब है, जिनेवा कन्वेंशन 1949 ने क्या असर डाला है विशेष। उसके बाद आपको जीनोसाइड पढ़ना होता है। जीनोसाइड का मतलब क्या है, कब कहा जाएगा, मानववध नरसंहार कहा जाएगा। एक व्यक्ति के मरने को हत्या या वध कहा जाता है, तो कब कहा जाएगा कि नरसंहार, जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको दो तीन ट्रायल्स हैं, न्यूरमबर्ग ट्रायल है, टोक्यो ट्रायल है, और जो जीनोसाइड कन्वेंशन है इसको लेकर के पढ़ना होता है। लास्ट टॉपिक आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का है। न्यूरमबर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल जीनोसाइड कन्वेंशन से संबंधित किस प्रकार से हैं, क्या विशेषता बताते हैं, क्या जीनोसाइड को लेकर के चीज़ों को जो नियम कायदे बताते हैं, नियमों का प्रतिपादन करते हैं, वो है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब अगर हम लोग पिछले साल के लास्ट ईयर के सवालों की बात कर लें, लास्ट ईयर के सवालों की ओर देख लें, तो सबसे पहला सवाल तो एक था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां हैं, जो उसके पास प्रिविलेजेस हैं और इम्यूनिटीज़ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो क्या क्या है। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन का कोवेनांट था, यूनाइटेड नेशन की कोवेनांट की दुर्बलता क्या थी, उसके दोष क्या थे, मीन्स जो उसकी डिमेरिट थी, उसकी किस वजह से वो कमज़ोर था, वो पढ़ना था आपको। उसके बाद यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 क्लॉज 4 पर एक लेख लिखने के लिए पूछा गया था। मतभेदों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, चार्टर के प्रावधानों के अंतर्गत मतभेदों को सुलझाने, मुझे लग रहा है डिस्प्यूट सेटलमेंट वाली बात है, ये आपसे पूछी गई थी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से सवाल पूछा गया था और कहा गया था कि जो युद्धबंदी होते हैं, जो वॉर ऑफेंडर्स होते हैं, उनके लिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, इसके संदर्भ में जेनेवा जो कन्वेंशन 1949 का था उसके प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सवाल आपसे पूछा गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी विवेचना कीजिए। 7वां सवाल था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर के, मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन को लेकर के सवाल था। टोक्यो ट्रायल पूछा गया था, जीनोसाइड के अंतर्गत टोक्यो ट्रायल के बारे में पूछा गया था कि टोक्यो विचारण का क्या महत्व था, विवेचना कीजिए। अगला सवाल पूछा गया था यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के चुनाव से संबंधित, कि जनरल सेक्रेटरी के चुनाव में यूनाइटेड नेशन के चुनाव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति के जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो क्या है, किस आर्टिकल, किस चार्टर के अंतर्गत होते हैं, व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो 10वां सवाल आया था वो था संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सदस्यता किस प्रकार से ग्रहण की जाती है, क्या चार्टर में सदस्यता वापसी की कोई प्रक्रिया है, मीन्स विदड्रॉल की कोई प्रक्रिया है या नहीं। हम लोग अगर बात करें जो आपके लिए जरूरी सवाल इस बार के हैं, तो मैं पहले कहूँगा कि आपको एक सवाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलता ही है। अब वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसकी जो लीगल पर्सनालिटी है। अच्छा, कभी कभी ये सवाल सीधे पूछने के बजाय, सीधे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछने के बजाय, या सीधे कहें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष सवाल पूछने के बजाय, कभी कभी कोई ब्लैक स्टोन की डेफिनेशन दे करके, हॉलैंड, सामंड, ऑस्टिन की डेफिनेशन दे करके, और उसके बाद एक 3-4 लाइन का, एक 5 लाइन का एक पैरा करके दिया गया आपको, उसके बाद आपसे वो सवाल पूछा गया, तो वहाँ पर कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल को कायदे से पढ़ने की जरूरत है। हो सकता है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी के कोर्ट के माध्यम से पूछा जा रहा हो। तो एक सवाल इस प्रकार का कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की ये व्यवस्था थी, क्या वो अपने एजेंडे में सफल हुई है, क्या वो जिस लिए बनते हैं या बनाए जाते थे, या किसी एक खास सार्क के बारे में पूछ लिया गया, ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया गया, क्या ब्रिक्स सफल है, इस प्रकार से। तो एक सवाल इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसके जो काइंड्स हैं और उसकी जो लीगल पर्सनालिटी है, उसको किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व माना जाता है। तो एक सवाल आपको ये बहुत जरूरी है, यहाँ से आप देखिएगा। दूसरी चीज, जो यूनाइटेड नेशन का कोवेनेंट है, लीग ऑफ नेशन का कोवेनेंट है, उसके दोनों के बीच का जो अंतर है, और मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अभी वर्तमान में रेलिवेंट है, तो उसकी सफलता का कारण, मतलब उसकी असफलता, इसकी सफलता कैसे एक दूसरे से जुड़ती है, उसमें क्या चीजें नहीं थी जो इधर है। तो इस प्रकार से दोनों के जो चार्टर है, दोनों का जो कोवेनेंट है, उसका एक तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करके जाइएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या है, किस प्रकार से हैं, और वहाँ पे जो जनरल असेंबली है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल पिछली बार आपसे पूछा गया है, इसलिए आपके लिए जनरल असेंबली जो है, राष्ट्र महासभा, उसका गठन है, कंपोजिशन है, उसके फंक्शंस हैं, उसके पास क्या पावर्स हैं, वो देखिएगा, वो जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आ जाइए डिस्प्यूट सेटलमेंट पे। डिस्प्यूट सेटलमेंट पे जो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है और जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है,
कई बार सीधे सीधे पूछा गया है कि विवाद का निपटारा समझाओ, कैसे होता है बताओ। कई बार केवल पैसिफिक पूछा गया है, कई बार केवल जुडिशियल डिस्प्यूट जुडिशियल सेटलमेंट पूछा गया है। आप प्रयास ये करिएगा कि पैसिफिक सेटलमेंट में नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन वगैरह पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा जुडिशियल सेटलमेंट भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार से विधिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके दोनों के पावर्स का जरूर अंतर करिएगा, पावर्स की तुलना करिएगा और इंटरनेशनल कोर्ट के कॉम्पोजिशन और जुरिस्डिक्शन को जरूर पढ़िएगा। ये जरूर पढ़िएगा कि वो किस समय पिक्चर में आते हैं, क्या किसी देश के आंतरिक मसले पर भी वो कोई बातचीत कर सकते हैं। और आपके पास कुलभूषण जाधव का केस है, तो वो केस मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट होगा यहाँ पर जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो युद्ध का मतलब क्या होता है, वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध के इफेक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ वॉर है, जो युद्ध की विधि है, जो कानून है, तो उसके अनुसार जो युद्ध की एक आर्टिफिशियल सोचा गया है कि ऐसा युद्ध होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होता तो है नहीं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी युद्ध में असहाय नहीं मारे गए, किसी युद्ध में निर्बल दुर्बल नहीं मारे गए, या बच्चे नहीं मारे गए, महिलाएं नहीं मारी गई, या सिविलियन नहीं मारे गए। हर युद्ध में ये होता है। लेकिन जो चूंकि प्रिंसिपल है, जो उसके सिद्धांत हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लॉ ऑफ वॉर के जो सामान्य सिद्धांत हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल लॉ है, इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में न्यूरमबर्ग ट्रायल का क्या असर पड़ा, टोक्यो ट्रायल का क्या असर पड़ा। न्यूरमबर्ग आपके लिए जरूरी इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि टोक्यो पिछली बार पूछा जा चुका है। उसके बाद बचता है आपका ये जीनोसाइड वाला हिस्सा। तो जीनोसाइड से आप क्या समझते हैं, जीनोसाइड के जो कन्वेंशन है उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, चार्टर के अंदर अमेंडमेंट है, और जो सोशल सिक्योरिटी की बात है, ये सारी चीज़ें आपसे छोटे छोटे बिंदुओं के तौर पर पहले पूछी गई हैं, इसलिए थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ब्लॉकेज वगैरह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार सिलेबस में है नहीं। और जैसे देखिए 2022 में सवाल पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन की असफलता के लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण क्या थे। लीग ऑफ नेशन की जो कोवेनांट है और जो यूनाइटेड नेशन की जो कोवेनांट है, दोनों की जो उसमें चार्टर है, उसमें कितने के स्तर तक भिन्नता है। और संयुक्त राष्ट्र के मतलब यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के चुनाव की बात चूंकि पिछली बार आ चुकी है, तो इसको लेकर के मुझे लगता है बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्यूट सेटलमेंट हम लोगों ने देख ही लिया। मैं फिर से कहूँगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप युद्ध के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर यदि आपको कोई रेलिवेंट, कोई युक्ति युक्त कोई कोट लगता है किसी के बारे में, किसी ने यदि कुछ कहा है, तो उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वो शुरुआत वहीं से की जाती है। मतलब वो लंबा चौड़ा कोट लिख करके केवल इस चक्कर में कि आप थोड़ा सा घबराहट हो जाए आपको, थोड़ा सा, और धैर्य नहीं खोएंगे आप तो आप सफल हो जाएंगे। धैर्य अगर आपने खो दिया तो आपका केवल समय बर्बाद होगा, थोड़ी देर बाद आपको चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको LLB 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले साल दूसरे सेमेस्टर के उन लोगों के लिए जिनका ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर है। आपका जो भी अगला वीडियो होगा उसके टॉपिक्स को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।